Hello guys, welcome to OTS. I'm Ash Bhadauria. This is a lecture regarding CUET series, Domain Specific International Relations. So in this lecture, I shall be delineating you about the advanced stage of international relations क्योंकि हमने जो basic terms थे वो सारे खत्म कर लिए हैं इससे पहले वाले वीडियोस में जितना basic terms इस्तेमाल होते हैं अब इंटरनेशनल रिलेशंस की शुरुआत सही ढंग से और शुरुआत से कर रहे हैं हम। तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में वो पढ़ते हैं द ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया 1648। ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया 1648। वेस्टफीलिया एक शहर है जर्मनी में, वहां 1648 में एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी। अब जैसा कि मैंने बोला कि एक पीस ट्रीटी, इसका मतलब है कि ये जो ट्रीटी थी, ये समझौता जो था, मसौदा जो था, ये एक लड़ाई के बाद आया होगा, तैयार हुआ होगा। तो लड़ाई क्या थी? असल में जो इंग्लैंड था वहां पर होली रोमन एम्पायर थी। होली रोमन एम्पायर में जब होली रोमन एम्पायर के दौरान 1215 में एक वहां मैग्ना कार्टा करके बिल आता है। क्या नाम था बिल का? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा जो बिल था, ये शुरुआत थी इंग्लैंड में डेमोक्रेसी की। यहां पर क्या था कि जो किंग है उस पर जो सत्ता है वो एकाधिकार सत्ता नहीं होगी, पार्लियामेंट में जो लोग बैठेंगे। अब जो लोग थे वो प्रॉपर्टी क्लास के लोग थे। यहां पर मैं बता दूं आपको, क्योंकि फ्यूडल समाज था उस समय, मास्टर्स थे और स्लेव्स थे। तो जो प्रॉपर्टी क्लास के लोग थे उनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर आएगी और बहस के बाद एक मुद्दे पर आकर फैसले लिए जाएंगे। किंग के पास अथॉरिटी नहीं रहेगी एक तरफा। तो ये था मैग्ना कार्टा बिल, ये 1215 में आया था। अब इसको लॉन्च करते करते, इसके बाद तैयार करते करते समय बीत गया और 1648 से 30 साल पहले अगर हम जाएं तो सिविल वॉर शुरू हुई इंग्लैंड में। सिविल वॉर शुरू हुई इंग्लैंड में 1648 से 30 साल पहले। वो सिविल वॉर 30 साल तक चली। उसके बाद लोगों के समझ में आया कि क्योंकि उसमें काफी लोग जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, तो बाद में समझ में आया कि ये सब चीजें बेकार हैं और हम बैठ के एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं। तो वो पीस ट्रीटी निकल के आई, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648। अब इसमें मेन चीज क्या थी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में? पहली चीज थी डिप्लोमेसी, सोवेनिटी एंड नेशन स्टेट। ये तीन चीजें निकल के आई कि हम कोई भी आगे बात होगी तो डिप्लोमेसी से सुलझाएंगे, बातचीत करके। लड़ाई का कोई फायदा नहीं। हम एक देश का इंटरनल जो मैटर है और उसकी जो खुद मुख्तारी है, सोवरेनिटी है, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी हम इज्जत करेंगे, है ना। और नेशन स्टेट, कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट आया कि बॉर्डर यहां से लेके यहां तक के बॉर्डर को ये फलाना देश माना जाएगा और इसकी हम इज्जत करेंगे, सोवरेनिटी की, और ऐसे आक्रमण नहीं कर देंगे। पहले क्या होता था कि जो ताकतवर है वो सामने वाले पे आक्रमण करता था, उसे अपने मिला लेता था। तो वो चीजें खत्म की गई इसमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया में। और एक बिल ऑफ राइट्स आया 1689 में। बिल ऑफ राइट्स इन 1689। ये बिल ऑफ राइट डेमोक्रेसी की स्थापना थी इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में डेमोक्रेसी की स्थापना यहां से हुई। तो ये तो हो गई, बैकग्राउंड हो गया ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया का 1648। अब ये अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक है। अब थोड़ा सा पीछे और चलते हैं, जो हम चलेंगे सुल्तान महमूद टू के ऊपर, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453।
सुल्तान मेहमेद II के द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा किया गया 1453 में, जो कि ऑटोमन टर्क्स के एक राजा थे, एक सुल्तान थे ऑटोमन टर्क्स के। ऑटोमन टर्क्स कौन थे? ऑटोमन टर्क्स के बैकग्राउंड पे अगर हम जाते तो हमें पता पड़ता है कि ये बेसिकली शुरुआत में ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो एशिया से सामान यूरोप में ले जाया करते थे, और इनका हॉल्ट होता था इटली। इटली के लोग क्या कहना चाहिए, ब्रोकर थे। ऑटोमन टर्क सामान लेके आते थे एशिया से, मसाले हो गया, सिल्क हो गई चाइना से, वो लेके आते थे इटली तक। इटली में जो लोग थे, ब्रोकर थे, वो उन्हें पैसे देते थे, और इटली वाले लोग आगे ले जाके जाते थे यूरोप में, है ना, सामान वही वाला, वो वहां प्रॉफिट में बेचते थे। तो कारोबार इस तरीके से चल रहा था, लैंड बाय लैंड कारोबार चल रहा था ये। अब ऑटोमन टर्क्स ने क्या किया, क्योंकि इस ट्रेडिंग से उनके पास पैसा आया, अब मैंने आपको बताया था, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग, देन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, देन मिलिटरी स्ट्रॉन्ग। एक नेशन ऐसे राइज करता है, तो उस समय एम्पायर थी ये, तो ऐसे राइज करी, वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी ऑटोमन टर्क्स में, है ना। उसके बाद इस ट्रेडिंग से वो इकोनॉमिकली स्टेबल हुए। अब क्योंकि इकोनॉमिकली स्टेबल हुए तो सीधी सी बात है, मिलिटरीली स्टेबल हुए, वो मिलिट्री अपनी बढ़ाई, और जहां उन्होंने अपनी मिलिट्री बढ़ाई तो उसके बाद उन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया। अच्छा, अब एक्सपेंशन यूरोप की साइड क्यों किया, एशिया की साइड क्यों नहीं किया? क्योंकि आज के टॉपिक से हम रिलेट करके देखें, एक सवाल आया था यूपीएससी में ऐसे में कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो उसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपको यहां मिलता है। ये छोटी छोटी नुआंसेस है ना, जो ये आपको पेपर लिखने में बहुत मदद करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। एशिया में उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन थी, सामान आता था, तो अगर वो एशिया में हमला करते तो ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ते, ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ते तो इकोनॉमी उनकी बैठ जाती। इसीलिए उन्होंने हमला कहां किया, कंज्यूमर्स पे, ना कि प्रोड्यूसर्स पे। उन्होंने कंज्यूमर के साथ हमला किया, और ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, जो टर्की में था, जो उस पर अपना अधिकार जमा लिया। अब अधिकार जमा लिया गया तो वहां पर खलबली मच गई, तो वहां को जो यूरोपियंस थे वो भाग के फिर देश गए, यूरोप में वापस गए। जो बेसिकली वेनिस के लोग थे वो वहां से निकले और यूरोप में आए, है ना। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट, वो जब यूरोप में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो चर्च का एक अधिकार है, चर्च ने जो कह दिया वो सत्य है, जो मना कर दिया वो गलत है ना। चर्च कह रही है कि जमीन चपटी है, द अर्थ इज फ्लैट, लोगों ने मान लिया द अर्थ इज फ्लैट। जो बाइबल छपी हुई है वो केवल लैटिन में छपी हुई है, उसे केवल जो फादर है, पादरी है, वो पढ़ पाते हैं, आम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, जो चर्च ने कह दिया वही सही मान रहे हैं। उन्होंने वो चीज वहां पे आके देखी, है ना। और मैंने इससे पहले आपको बताया था वो जो ये बिल ऑफ राइट्स वगैरह का, तो उससे क्या हुआ था, जो सिविल वॉर थी उसका एक मुख्य कारण था मार्टिन लूथर, जो किंग थे वहां पर उस समय, मतलब किंग मतलब उनका नाम था मार्टिन लूथर किंग, वो थे प्रोटेस्टेंट। तो जो वेनिस के लोग थे वो उनसे प्रभावित हुए थे, ये जो वेनिस के लोग थे, और वो भी प्रोटेस्टेंट्स बन गए थे। प्रोटेस्टेंट्स वो लोग थे जिन्होंने कट्टर क्रिश्चियनिटी के खिलाफ खड़े हुए थे, जो उनकी खिलाफत करी थी, और एक रिफॉर्म्ड आइडिया और इनलाइटेंड आइडिया लेके आए थे, है ना। तो जब ये लोग वहां पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि ये तो बहुत, जो समाज है यहाँ पर, मैं 3 शब्द बताऊंगा आपको, जो समाज को डिफाइन करते हैं, यूरोप के उस समय के समाज को डिफाइन करते हैं, वो 3 शब्द हैं, वल्नरेबल, कंफॉर्मिस्ट, मैं लिख देता हूं ये, वल्नरेबल, कंफॉर्मिस्ट एंड फ्लक्स्ड, यानी कि जो कह दिया वो मान लिया गया, और बहुत उथल पुथल थी, और कोई स्टेबिलिटी नहीं थी उस समाज में, कोई खुद की सोच नहीं थी। तो ये लोग वहां पहुंचे, वहां इन्होंने अपने ख्यालों को स्प्रेड किया, वहां पर उसके बाद एक चीज जन्मी, एक फिनोमिना ने जन्म लिया, उसको कहते हैं हम इम्फेरिसिज्म। क्या कहते हैं? इम्फेरिसिज्म। इम्फेरिसिज्म का मतलब होता है किसी भी बात का सबूत मांगना। अगर आपके पास सबूत है किसी बात, किसी लॉजिक का, उसको हम तभी मानेंगे, उसको कहते हैं इम्फेरिसिज्म। तो ये इम्फेरिसिज्म का फिनोमिना था, उसने जन्म लिया। उसके बाद एक हुआ साइलेंट रिवॉल्यूशन, लोगों के दिमागों को जिंदा किया गया, साइलेंट रिवॉल्यूशन, है ना। उसके बाद आया रेनेसां। जब साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों का दिमाग जागृत हुआ, तो फिर वहां पर रेनेसां आया। रेनेसां का मतलब है कि द राइज ऑफ आइडिया ऑफ ह्यूमैनिज्म, एक ह्यूमैनिज्म के आइडिया का राइज हुआ। रेनेसां आया, दिमाग खुला, लोग लॉजिकल हुए, एम्फेरिसिज्म को लोगों ने अप्लाई किया। तो रेनेसां के बाद फिर आया रिफॉर्मेशन, यानी कि अब समाज को सुधारना है, चर्च की पावर कम करनी है,
और वहां पर ये बिल ऑफ राइट्स वगैरह का ये सब साथ साथ चल रहा था, यानी कि दो चीजें पैरेलल चल रही हैं, है ना। तो रेनेसो के बाद आया रिफॉर्मेशन, नेशन स्टेट्स बन चुके थे, तो नेशन स्टेट्स एक्सपेंड कर रहे थे, अपने सीमाओं को बढ़ा रहे थे नेशन स्टेट्स, है ना। और यहां पर रेनेसो आ गया, रिफॉर्मेशन आ गया, तो रिफॉर्मेशन के बाद आई इनोवेशन। रेनेसो, रिफॉर्मेशन, इनोवेशन एंड इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब है कि एक्सपेंशनिज्म, है ना। अब इनोवेशन में क्या, प्रिंटिंग प्रेस छप गई, बाइबल लोकल लैंग्वेज में पब्लिश हो गई, तो लोगों को पता लगा कि तो मूर्ख बना रहे थे सब, कि ऐसा तो कुछ था नहीं कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ फ्लैट नहीं है। तो फिर ये भी चीज हुई कि ये जो राजा वगैरह हैं ये कपड़े पहन रहे हैं सिल्क के, हम लोग कपड़े पहन रहे हैं ये लोकल कपड़े के, जो लोकल क्लॉथ है उसके, तो ये सब कहां से आ रहा है, लोगों ने पता लगाया। फिर पता लगा कि अर्थ फ्लैट नहीं है, जो ट्रेडिंग होती है, अब ट्रेडिंग होती है और लैंड पे जो था वो तो ऑटोमन टर्क्स का स्थापत्य था लैंड पे, तो लैंड से ट्रेड कर नहीं सकते थे। तो फिर अंत में साइन होती है ट्रीटी ऑफ टॉर्सिडिलस, स्पेन में साइन की जाती है ट्रीटी ऑफ टॉर्सिडिलस। पादरी ने किंग हेनरी को ये परमिशन दे दी, और भी जो सेलर्स थे, कि आप एक हिस्सा जाएगा ईस्ट में अटलांटिक के, एक हिस्सा जाएगा वेस्ट में। तो जो हिस्सा ईस्ट में आया उसी का हिस्सा, उसी में से एक था वास्को डी गामा, जो वेस्ट में गया वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। समझ में आई बात अब आपको। ट्रीटी ऑफ टॉर्सिडिलस के बाद इधर आया वास्को डी गामा, उधर गया कोलंबस, यानी कि नए ट्रेड रूट खुले जो कि सी लेन्स थे सॉरी, जो कि सी लेन्स थे, लैंड से बंद हो गया, अब सी लेन्स के थ्रू ट्रेड होने लगा। अब फिर वही बात है, नेशन स्टेट्स बन गए थे, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी, ट्रेडिंग शुरू हुई, इसका मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बाद क्या होगा, मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म होगा। फिर हुई मिलिट्री का विस्तार हुआ, मिलिट्री का विस्तार हुआ तो फिर कॉलोनाइजेशन हुआ देशों का। कॉलोनाइजेशन इसके बाद की प्रोसेस है। ये हुआ कॉलोनाइजेशन। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूं, इसको यही रोकता हूं, इससे आगे बढ़ता हूं, और जो बीच का पार्ट है वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। कॉलोनाइजेशन हुआ तो लोग और दूसरे देशों में गए, वहां कॉलोनाइज किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, डीकोलोनाइजेशन हुआ, सबको आजादी मिली, जैसे भारत को मिली 1947 में। डीकोलोनाइजेशन के बाद क्या हुआ, नियो कॉलोनिज्म। नियो कॉलोनिज्म क्या था कि जो नए देश आजाद हुए हैं वो कमजोर हैं, उनकी इकोनॉमी वीक है, तो ये जो डेवलप्ड देश थे, जो डेवलप्ड हुए थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ था, इनोवेशन हुआ ना, इनोवेशन के थ्रू आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ही फुलफिल करने के लिए सामान चाहिए था, आयरन हुआ, स्टील हुआ, तेल हुआ, इन सबको पाने के लिए ही जो है ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। तो मैं लिख देता हूं IR, दैट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये एक और कारण था ट्रेडिंग का। तो इस तरीके से नियो कॉलोनिज्म के बाद जो देश ये डेवलप हो चुके थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि नए देशों में कैपिटलिस्ट समाज को जागृत किया, वहां पर गए, उन्हें पैसे दिए, उनका इंफ्रा बनाया, और जो पैसे दिए थे वो उनका इंफ्रा बनाने में अपनी प्रॉफिट कमाई, और वापस उसी पैसे को दोगुना तिगुना करके वापस ले आए। क्यों, क्योंकि जो नए देश आजाद हुए थे वो कमजोर थे, वो फ्रेजाइल थे, और वो एक नाजुक दौर पे थे। भारत ने जो नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना की थी वो इसी वजह से की थी। अब आपको नॉन अलाइन मूवमेंट का जो जो पीछे की उसकी थीम थी वो समझ में आई होगी कि क्यों ऐसा किया गया, ताकि जो ये देश है ये फिर से आके नियो कॉलोनिज्म ना कर लें, नियो इंपीरियलिज्म ना थोप दें। इसीलिए नाम को बनाया गया था कि हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना कैपिटलिस्ट बनेंगे ना कम्युनिस्ट बनेंगे, हम पर जो है हम उससे विकास करेंगे, अपनी शर्तों पर लोगों से बात करेंगे। तो नॉन अलाइन मूवमेंट वाज अ नेचुरल आउटकम ऑफ डीकोलोनाइजेशन। NAM was a natural outcome of decolonization। अब जहां से मैंने छोड़ा था
ट्रीटी ऑफ टॉर्सिडलस से। तो फिर क्या हुआ, देशों में जब ये सब होने लगा तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको, अलायंस फॉर्मेशन एंड टू सी डैट स्टेप। एक नेशन स्टेट बन गया है ना, जर्मनी। अब उसको ये हुआ कि मैं डेवलप कर रहा हूं, तो उससे दिक्कतें किसकी हुई, जो आसपास और नेशन स्टेट है, जैसे कि फ्रांस है, जैसे कि ब्रिटेन है, तो ये किस रिलेशन में आए, टू सी डैश ट्रैप की रिलेशन में आए कि मुझे इससे इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी होगी तो क्या किया जाएगा, अलायंस बनाए जाएंगे, अलायंस फॉर्मेशन शुरू हुआ। और आपको पहले की क्या क्लास याद आ रही हो तो मैंने आपको बताया था 1890 से 1910 तक का पीरियड था, अलायंस फॉर्मेशन का पीरियड था। अब ये डॉट्स जुड़ेंगे, मैट्रिक्स जुड़ेगी और आपको क्लियर समझ में आएगा कि आईआर कैसे पढ़नी है और कहां से क्या लेके आना है। अठारह सौ नब्बे से 1910 के बीच में अलायंसेस बने। अब मजबूत कैसे हुए ये बताता हूं मैं आपको। 1870 में जर्मनी को यूनाइट किया गया, किसके द्वारा, ऑटो वॉन बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी को यूनाइट किया गया 1870s में। 1870s में जर्मनी ने हमला किया फ्रांस पे, वो जंग जर्मनी जीत गया। एक रीजन था जर्मनी और फ्रांस के बीच में, एल्सेस लोरेन करके, वो रीजन को जर्मनी ने उससे छीन लिया, है ना। जर्मनी वर्सेस फ्रांस, एल्सेस लोरेन जर्मनी से छीन लिया, सॉरी फ्रांस से छीन लिया जर्मनी ने। 1870s की बात है ये। अब थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा, 1882 में फ्रांस ने एक समझौता कर लिया, किसके साथ समझौता किया, रशिया के साथ, क्योंकि रशिया और फ्रांस दोनों जर्मनी के प्रभाव से डर रहे थे। ये बात है आपकी 1882 की, है ना। उसके बाद 1893 में समझौता हुआ, किसका, फ्रांस का और ब्रिटेन का, वही कारण जर्मनी से डर रहे थे। अब रशिया अकेला पड़ गया, इसीलिए 1907 में समझौता हुआ जर्मनी का और इसका, सॉरी फ्रांस और यूके का रशिया से, तो ये बन गया ट्रिपल अलायंस 1904 तक ये बन गया। इधर इटली और जर्मनी ने समझौता कर लिया, है ना, क्योंकि इटली को चाहिए था अफ्रीका का रीजन, जो अफ्रीका का कौन सा रीजन, लीबिया वाला रीजन, क्योंकि उसके आसपास जो चीजें, जो उसके आसपास देश थे, इजिप्ट, वो यूके के कब्जे में था, है ना। और इधर से आपका मोरक्को, अल्जीरिया, ये जो देश थे जो लीबिया के आसपास, ये फ्रांस के कब्जे में थे, तो इटली को वो बीच का चाहिए था हिस्सा, तो इटली समझौता कर लिया जर्मनी के साथ। अब जर्मनी और इटली जुड़ गए हैं, इधर जुड़ गया है फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, ये अलायंसेस फॉर्म हो गई हैं। 1910 तक यही चलता रहा, मैंने बताया था आपको। अब ये सब तो अलायंस वायंस बन गई। अब आती है वर्ल्ड वॉर का समय, 1910 के बाद क्या हुआ। अच्छा, इसी बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी जो एम्पायर थी उसका समझौता भी हो गया था। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली वर्सेस ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, है ना। अब क्या हुआ कि एक देश है सर्बिया जो बाल्कन रीजन में पड़ता है। बाल्कन रीजन जो था वो था गेटवे टू एशिया, तो बाल्कन रीजन पर जो प्रभाव था वो रशिया का था उस समय, है ना। और ये जो जर्मनी और ये थे, ये भी बाल्कन पे प्रभाव चाहते थे ताकि वहां से वो एशिया में घुस सके, ठीक है। तो बाल्कन बीच में पिस गया, सैंडविच हो गया। बाल्कन देशों को ही समझ में आ रहा था, क्योंकि नेशन स्टेट हर जगह सर्च कर रहे थे, तो बाल्कन देशों में भी एक नेशनलिज्म की फीलिंग जगी कि हम बाल्कन से हम अलग हैं, हमारे अंदर भी नेशनलिस्ट फीलिंग होनी चाहिए, और ये सब जो है ये हमें कब्जाना चाहते हैं ये सारे के सारे, है ना। तो बाल्कन में एक ये फीलिंग आई और धीमे धीमे वहां पर ग्रुप्स निकले। वो ग्रुप्स स्पाई ग्रुप्स थे, तो जो नजर रखते थे रशिया पे भी और इस साइड भी, यूरोप के इस साइड भी, ताकि कोई कहीं से हमला करने की फिराक में हो तो पहले पता लग जाए। तो बाल्कन में एक देश था सर्बिया। बाल्कन का एक देश था सर्बिया। सर्बिया में एक ग्रुप था, एक संगठन था, उसका नाम था ब्लैक हैंड। ब्लैक हैंड ग्रुप के एक मेंबर ने क्या किया, ऑस्ट्रिया हंगरी जो एम्पायर थी उसके जो युवराज थे, आर्क
फर्डिनेंड ड्यूक, इन पर हमला कर दिया, इनको जान से मार दिया। ब्लैक हैंड के एक सदस्य ने इन पर हमला कर दिया, इनको जान से मार दिया। अब समस्या क्या हो गई, ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज को मार दिया गया, है ना। मारा किसने, सर्बिया के ग्रुप ने, ठीक। सर्बिया किसके प्रभाव में था, रशिया के प्रभाव में था। रशिया की ट्रीटी किनसे थी, ब्रिटेन से थी और जर्मनी से थी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोला कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सर्बिया ने कहा ठीक है कर लीजिए। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने ये बोला कि हमारी टीम खुद सर्बिया आएगी, वहां जांच पड़ताल करेगी और सच को पता लगाएगी। सर्बिया ने इस बात से मना कर दिया कि आपकी कोई भी टीम यहां नहीं आएगी, ब्लैक हैंड जो संगठन था वो खत्म हो चुका है, हमने उसे खत्म कर दिया है। ये बात ऑस्ट्रिया हंगरी माना नहीं, दोनों में बहस, दोनों में टेंशन हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी ने हमला कर दिया सर्बिया पर। अब ध्यान सुनिएगा, ये कनेक्शन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सर्बिया पे हमला हुआ ऑस्ट्रिया हंगरी का। सर्बिया के बचाव में कौन आया, रशिया, क्योंकि रशिया कूद गया तो रशिया के साथ किसका पैक्ट था, ब्रिटेन का और फ्रांस का, तो ये भी लड़ाई में आ गए। अब इधर क्योंकि ये लड़ाई में आ गए तो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ किसका पैक्ट था, इटली का और जर्मनी का, तो वहां से वो लड़ाई में आ गए। तो ये क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर चालू हो गई। वर्ल्ड वॉर बहुत एक्सेजरेटेड टर्म है ये यूरोपियन वॉर बोलेंगे तो सही रहेगा हम लोग, यूरोपियन वॉर पहली शुरू हो गई। तो ये बन गया सिनारियो और वर्ल्ड वॉर हो गई शुरू। अब इस वर्ल्ड वॉर में पहले तो ये जर्मनी और ये जीत रही थी, जर्मनी वाली टीम, है ना। ट्रिपल अलायंस वर्सेस ट्रिपल एंटेट, ये थी ट्रिपल अलायंस वर्सेस ट्रिपल एंटेट। इटली वाले को एंटेट, इधर को अलायंस। तो पहले एंटेट जीत रही थी, ये लोग हार रहे थे। फिर क्या हुआ, ये लोग गए अमेरिका के पास कि साहब डेमोक्रेसी खतरे में है। नारा किसका दिया, डेमोक्रेसी खतरे में है, सबसे सही। जहां कोई दिक्कत हो वहां धर्म खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ये खतरे में है और खेल कर दो। डेमोक्रेसी खतरे में है, आप हमें बचाइए। यूएसए ने बोला कि मैं आपको बचाऊंगा क्या, मैं आपको हथियार भेजता रहूंगा, है ना। उस समय यूएसए में मुनरो थे, तो मुनरो की जो डॉक्ट्राइन थी वो थी इंटरनल लुकिंग, इनवर्ड लुकिंग, यानी हम अपना डेवलपमेंट करेंगे, हमें मतलब नहीं दुनिया से। लेकिन इन्होंने बहुत डेमोक्रेसी खतरे में हो गई अब तो यूएसए ने हथियार भेजे। यूएसए जब हथियार भेज रहा था तो एक शिप पर हमला कर दिया जर्मनी ने। अब यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया लड़ाई में। और सेकंड फैक्टर, इटली जिसको लीबिया चाहिए था, इटली को ट्रिपल अलायंस के देशों ने बहला फुसला के अपनी साइड मिला लिया। अब आप बोल सकते हैं इटली ने धोखा दे दिया, पीठ पे खंजर भोंक दिया, इटली हो गई इनकी साइड। अब इस साइड कौन कौन हो गए, इधर रह गया जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी, इधर आ गए यूके फ्रांस तो थे ही, यूएस भी आ गया और इटली भी आ गया। इटली को चाहिए था लीबिया, इन्होंने ये बोल दिया फ्रांस ने इटली को कि लीबिया तो देंगे ही आपको, हम आपको फ्यूम आइलैंड भी देंगे, हम आपको कैरोल आइलैंड भी देंगे, यानी कि दो चीजें और बता दी कि ये भी देंगे। तो इटली इनकी साइड मिल गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये हार गए, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी हार गए, इनको तोड़ दिया गया। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन हुई। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो है वो साइन हुई, जर्मनी में ही जगह है वर्सेलिस, वहां जर्मनी का मखौल उड़ाया गया, बहुत बेइज्जती करी गई। ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 जब बताऊंगा तब बताऊंगा मैं कि जर्मनी की बेइज्जती करना ना उस ट्रीटी में वर्सेलिस में, वही मेन मुद्दा बना वर्ल्ड वॉर 2 का। अगर वो सही से इज्जत से जर्मनी को इतनी इज्जत देते ना तो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होती। लेकिन खैर चलिए, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई, जर्मनी का मखौल उड़ाया गया, जर्मनी को तोड़ दिया गया, उनकी लैंड पे कब्जा कर लिया गया, आर्मी पर उनके आर्मी पर एक स्टॉपेज लगा दी गई, है ना। और एक चीज देखिए आप, इन लोगों ने, यूके और फ्रांस ने एक समझौता कर लिया था, उस समझौते का नाम था ट्रीटी ऑफ पाइकट 1916 में, साइक्स पाइकट ट्रीटी 1916 में। उससे क्या था कि जब हम जीत जाएंगे, उन्हें पता था कि हम जीत जाएंगे, ये देखिए आत्मविश्वास देखिए, और ये सीक्रेट समझौता था, जब हम जीत जाएंगे तो हम जो ऑटोमन टर्क्स का एरिया है ना, क्योंकि ऑटोमन लड़ रहा था इनकी तरफ से, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से, जो ऑटोमन टर्क्स का एरिया है उसको हम तोड़ देंगे और ऐसे ऐसे डिवाइड कर लेंगे आपस में।
तो ये साइक्स पाइकट की ट्रीटी थी 1916 में इन लोगों ने कर रखी थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 जीत गए ये लोग। तो साइक्स पाइकट की ट्रीटी के तहत वहां कब्जा कर लिया गया। जहां आज इजराइल और फलस्तीन का मुद्दा चल रहा है ना, वो साइक्स पाइकट की ट्रीटी के तहत मैंडेट सिस्टम में इन लोगों को दिया गया था। अंग्रेजों ने वहां बर्बादी कर दी। आज भी मुद्दा चल रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान चल रहा है ऐसे वहां वो मुद्दा चल रहा है आज भी। तो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया वो वाला रीजन भी। और क्यों? क्योंकि वहां तेल था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये कर रहे थे लगातार, तो उन्हें तेल चाहिए था, तो मैंडेट सिस्टम के थ्रू उन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया। तो ये सारी कहानी थी वर्ल्ड वॉर 1 की। अब अगले लेक्चर में आपको इंटर वॉर पीरियड की कहानी बताऊंगा और वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी पूरी बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, पढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस लेक्चर से। नाउ दिस इज आयुष मौर्य साइनिंग ऑफ फ्रॉम DCA। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।